हाय एवरीवन, आई एम अल्पना कुमारी, एम बी सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड डे ग्रुप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। और इस मोटिव इन सब वीडियोस और सेशन जो भी हो रहे हैं, इनका मोटिव है कि ताकि आपको कोई भी मार्जिन बचता है 30, 40, 10, 20 मार्क्स का, तो वो ना रहे और आप 100 आउट ऑफ 100, आई मीन 100% स्कोर करो, 180 आउट ऑफ 180। हम स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम और ऑल आर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है, नथिंग मच। और अब हम आ जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ठीक है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू फर्स्ट डे ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखो, इन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में जितना कुछ लिख रखा है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दिया है। जब भी कोई ऑर्बिटल में कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कन्फिग्रेशन बहुत ही स्टेबल होता है और उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो अगर आप, ये सेकेंड डे का कन्फिग्रेशन है, ये फर्स्ट डे का है, राइट। अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये फर्स्ट डे का कन्फिग्रेशन बन जाएगा सेकेंड डे, और फर्स्ट डे अपना कन्फिग्रेशन कन्वर्ट कर लेगा इसमें, ये जो नीचे बन रखा है, राइट। तो इस पे बन जाएगा फर्स्ट डे का कन्फिग्रेशन और सेकेंड डे ये बना लेगा। तो अभी आप देखो, जब आप पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालोगे यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन आपको सेकेंड डे का दिख रहा है, उसके बाद फर्स्ट डे का। ये तो कोई कन्फिग्रेशन नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन ठीक है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? सेकेंड डे की, क्योंकि इसका कन्फिग्रेशन स्टेबल है। लेकिन जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों से निकाल दोगे तो अब ये सेकेंड डे का कन्फिग्रेशन और ये फर्स्ट डे का कन्फिग्रेशन, अब ये ज़्यादा स्टेबल है नीचे वाला। तो इसकी यानी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट डे की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड डे। इन्होंने पूरे पैराग्राफ में यही लिख रखा है कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्मॉलर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स। हाइड्रेशन एंथैल्पी पे आ जाए तो अगेन आयनिक साइज डिक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा डाउन द ग्रुप। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी। तो इन्होंने ये देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर दिया है। हाइड्रेटेड कंपाउंड भी इसी ऑर्डर में बनेंगे, जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा उसका हाइड्रेशन उतना ज़्यादा, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, राइट। तो अब हम आ जाएँ तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लार्जर देन दोज ऑफ एल्कली मेटल्स, क्योंकि फर्स्ट डे का आयनिक साइज ज़्यादा होता है। वो E/Z से निकालते हैं, ई नंबर ऑफ लाइक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और डिवाइडेड बाई एटॉमिक नंबर, किसका कितना ज़्यादा है। तो फर्स्ट डे के एटॉमिक नंबर कम होते हैं, इसलिए उनका आयनिक साइज ज़्यादा होता है, इसलिए उनका हाइड्रेशन एनर्जी कम होता है, ठीक है। तो ये लिख रखा है इन्होंने। और उसके बाद मोस्ट एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेंगे MgCl2, CaCl2। क्यों? क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। तो ये इनके याद रख लेना यार, ये 6 वाटर क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, राइट। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ खास नहीं है, ये थोड़े हार्डर होते हैं, याद रख लेना एल्कली मेटल से। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है क्योंकि ये स्मॉलर साइज़ के होते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रहे हैं डाउन द ग्रुप। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर आयनाइजेशन एंथैल्पी के इन्वर्सली रिलेशन में चलता है। अब हम यहाँ पे कलर दे रखा है इन्होंने, यहाँ से स्टार्ट करना। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम इम्पार्ट्स ब्रिक रेड, क्रिम्सन एंड एप्पल ग्रीन। तो लिथियम भी क्रिम्सन रेड था, स्ट्रोंशियम भी क्रिम्सन रेड है, तो हमें याद हो गया, ठीक है। और बेरियम को बैग से याद कर लो, एप्पल ग्रीन। और कैल्शियम को ब्रिक रेड से, मतलब याद रखना पड़ेगा आपको, कैल्शियम ब्रिक रेड होता है फ्लेम में, मतलब जब जलता है। और अब हाँ, अब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने पूरा ऑर्डर लिख रखा है, जिसमें बेरिलियम मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी के होते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो कोई भी रेडिएशन, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये दे डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर, राइट। ये यहाँ पे जस्टिफाइड है। उसके बाद आ जाएंगे तो बेरिलियम मैग्नीशियम और काइनेटिकली इनर्ट। क्यों? क्योंकि एक तो ऑक्सीजन और वाटर के लिए इसलिए इनर्ट हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है। यही हम एल्यूमिनियम में भी पढ़ते हैं कि Al2O3 की लेयर बन जाती है। ये मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आपको बाद में याद होगा ये चीज़, जब मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगी या फिर Al2O3 में या एल्यूमिनियम में जाके बोलूँगी तब ये आएगा, ठीक है। लेकिन पाउडर्ड बेरिलियम बर्न हो जाता है एयर में और वो बेरिलियम ऑक्साइड Be3N2 दो कंपाउंड बना लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब अब हम रिएक्टिविटी की बात करें तो थर्मल डिकम्पोजिशन, हेलोजन गैस से रिएक्ट करके सारे के सारे MX2 कंपाउंड बनाते हैं, एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन जब आपको BeF2 बनाना है स्पेशली, तो आपको NH4 का होल्ड BeF4 को हीट करना पड़ेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा, तब ये हमें BeF2 मिलेगा। और BeCl2 बनाने के लिए हमें बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन क्लोराइड से, क्लोरीन से और कार्बन की प्रेजेंस में करवाना पड़ेगा, तब BeCl2 बनेगा। अब हम इनकी रिएक्टिविटी देख लेते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। ये भी सैलाइन हाइड्राइड्स हैं,
हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में लिख रखा है सारे एस ब्लॉक के सेलाइन हाइड्रेट्स होते हैं एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन। तो इसमें से लाइक बेरिलियम है। तो बेरिलियम क्या ये अलग रिएक्शन से प्रोड्यूस होगा। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि BeCl2 की रिएक्शन जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो हमें बेरिलियम हाइड्राइड मिलता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। इन्होंने देख रखा है कि एसिड से क्या मिलता है। तो एसिड से इनका क्या हैलाइड मिलेगा, MX2 टाइप हैलाइड मिलेगा। अगर HCl से रिएक्ट करा रहे हैं तो MCl2 टाइप हैलाइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन का एक और मेथड था, जब हाइड्रोजन चैप्टर आएगा तब आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो लाइक एल्कली मेटल रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन एल्कली मेटल जितने नहीं हैं क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव में होता है SRP, जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो दे रिड्यूसिंग। अब यहाँ पे लेकिन बेरिलियम के जैसे लिथियम वहाँ क्या करता था, लिथियम लाइक डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज होता था SRP, राइट। लेकिन लिथियम का उससे सबसे कम होना चाहिए, लेकिन लिथियम सबसे ज़्यादा आगे आ जाता था। ठीक है, तो उसका भी अलग उसके भी रीज़न थे। क्या रीज़न थे कि एक तो उसके हाइड्रेशन एंथैल्पी वगैरह का चक्कर था, तो वो वहाँ पे मैंने बताया था। उसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने लिख रखा है कि उस क्या लिख रखा है, their reducing power less than those of corresponding alkali metals. Beryllium has less negative value compared to other alkaline earth metal. बाकी की ज़्यादा नेगेटिव है तो वो ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है और इसकी लेस नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन इसका रिड्यूसिंग नेचर इज ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी associated with small size of barium plus 2 ion, relatively large value of the atomization enthalpy. तो आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी और एटमाइजेशन एंथैल्पी से याद रखना पड़ेगा कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि बाकियों के भी और नेगेटिव हैं, इससे भी ज़्यादा नेगेटिव में है, माइनस में है SRP, क्योंकि हमने पढ़ा माइनस में SRP होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बट बेरिलियम क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। अगेन लिक्विड अमोनिया से फर्स्ट ए की तरह रिएक्ट करेंगे तो डीप ब्लू ब्लैक, यहाँ पे वहाँ पे ब्लू सोल्यूशन था, यहाँ डीप ब्लू ब्लैक है। ठीक है, इतना याद रख लेना, कुछ खास नहीं है। वहाँ पे और भी चीज़ें पढ़ेंगे। ब्लू से ब्राउन्ज में चेंज हो जाता है जब कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है, और अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है जब हम लॉन्ग स्टैंडर्ड केस करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आई होप तुम्हें याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। यहाँ पे अब आ जाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, याद कर लो। एंटासिड में यूज़ होता है, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटासिड तब आएगा जब आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर आएगा, अगेन एंटासिड रिपीट होंगे। इनऑर्गेनिक एंटासिड में आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अभी हम आगे पढ़ेंगे, राइट। कैल्शियम, अब मैग्नीशियम कार्बोनेटेड इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट। कैल्शियम इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड विच आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस विद कार्बन। तो यहाँ पे एक अलग कैल्शियम का यूज़ रखा है। रेडियम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये रूल मैंने लिख रखा है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सो एसिड जो होंगे, ऑक्सी एसिड्स, उनके बेसिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगे। तो आप ये नोट कर लो, मतलब याद कर लो कि आप इसके एक्सेप्शंस नहीं होते। ठीक है, ये हर जगह काम आता है। तो अब यहाँ से हम चालू करें तो इनके क्या क्या कंपाउंड्स हैं। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, दी एल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनोऑक्साइड एक्सेप्ट फॉर BeO, ऑल हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। BeO का क्या कोवलेंट इन नेचर होता है, इसके अलावा सारे बेसिक हैं, मतलब, और ये एम्फोटेरिक है। इसके अलावा इन्होंने लिख रखा है कि क्वाइट हाई एंड कंसिक्वेंटली दे आर वेरी स्टेबल टू हीट। ठीक है, BeO इज एम्फोटेरिक वाइल ऑक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स आर आयनिक and ionic in nature. All those oxides are basic also except BeO, which is BeO are basic except BeO are basic in nature. BeO क्या है, एम्फोटेरिक है, हमने पढ़ा अभी। ठीक है, ये याद रख लेना कि इनकी वाटर से रिएक्शन होगी, हाइड्रोक्साइड बनेगा, हमें पता है ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से होती है, हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिक करेक्टर दीज हाइड्रोक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, राइट। इतना हमें याद हो गया। अब देखो बेरिलियम ऑक्साइड क्योंकि एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा, तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, जो एसिड से भी रिएक्ट करे, बेस से भी। तो देखो बेस से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बेरिलिटाइन बना रहा है। अब ये बेरिलिटाइन, ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एल्यूमिनियम जैसी है, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी रिएक्ट करके एल्यूमिनेटाइन बनाता है इसी तरीके से। तो हम आगे पढ़ेंगे जब हम डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो ये याद रख लेना कि बेसिक से रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है कि बेस से रिएक्ट करेगा तो बेरिलिटाइन बनाएगा, और एसिड से रिएक्ट करेगा, ये देखो HCl से रिएक्ट करेगा तो ये एक कम्प्लेक्स बना लेगा, राइट। और इसी तरह से अब एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम, यहाँ पे इन्होंने हैलाइड्स के स्ट्रक्चर्स लिख रखे हैं। बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवेलेंट, सारे बेरिलियम हैलाइड्स कोवेलेंट हैं, और बाकी के जो हैलाइड्स हैं वो आयनिक हैं। ठीक है, आयनिक नेचर लिखा है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर आयनिक, अदर हैलाइड्स आर आयनिक इन नेचर। अब BeCl2 का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये सॉलिड स्टेट में चेन, ये दिख रही है आपको चेन बनी, ये सॉलिड स्टेट है इसका, ये चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाइल वेपर में ये डाइमराइज हो जाता है। और यहाँ पे मैंने अलग से लिख रखा है, ऊपर की चीज़ उठा रखी है, BeO भी एम्फोटेरिक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक, अभी आगे मिलेगा।
और इधर BeO कोवेलेंट था और BeX2 सारे रखा ना, सारे कोवेलेंट है, ऊपर इधर लिखा है कोवेलेंट है ये एसेंशियली कोवेलेंट, और इधर BeX2 हैलाइड था एसेंशियल कोवेलेंट। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है समराइज़ करके ताकि आपको याद हो जाए। और वेपर फेज में BeCl2 डाइमर फॉर्म बना लेता है, यही लिखा है। टेंडेंसी टू फॉर्म हाइलाइड हाइड्रेट्स ग्रेजुअली डिक्रीज होनी ही है, क्यों, हाइड्रेशन एंथैल्पी घट रही है, ये लिख रखा है मैंने। तो मैग्नीशियम 8 वाटर, कैल्शियम 6 वाटर, SrCl2 6 वाटर, तो वही चीज़ है BaCl2 2 वाटर। तो देखो ना यहाँ पे 8 वाटर हैं, यहाँ इनके 6 वाटर हैं, 6 वाटर 2 वाटर, तो डाउन द ग्रुप इनकी हाइड्रेशन की एनर्जी हाइड्रेशन कह सकते हैं कि हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी घट रही है। इन्होंने लिख रखा है कि फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस सॉल्युबल, क्यों, क्योंकि लैटिस एनर्जी देन द क्लोराइड्स गोइंग टू द लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाती है हाइड्रेशन एंथैल्पी से, इसलिए ये लेस सॉल्युबल हैं। ऑक्सो एसिड्स पे आ जाए तो कार्बोनेट्स की पहले बात कर लें। कार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इन वाटर डिक्रीज एज द एटॉमिक, लिखो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कार्बोनेट्स की। अब यहाँ पे जस्ट लाइक फर्स्ट है उसमें भी तो ये था, तो ऑल द कार्बोनेट्स डिकम्पोज ऑन द हीटिंग। यहाँ पे अलग चीज़ है, देखो फर्स्ट डे में कार्बोनेट्स की हीटिंग पे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे कार्बोनेट्स की हीटिंग पे ऑक्साइड और CO2 मिलेगा, ये लिख रखा है, अनलाइक फर्स्ट डे मैंने लिखा, ठीक है। अब लेकिन बेरिलियम कार्बन इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है कि अगर वो जैसे ही अगर तुम उसे खुला छोड़ोगे वो तुरंत CO2 और BeO में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए उसे CO2 के इन्वायरमेंट में रखना जरूरी है। तो प्रोडक्ट अगर ज़्यादा रहेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड रहेगी, मतलब वो फॉरवर्ड ब्रेक नहीं होगा, राइट। तो हमें उसे बेरिलियम कार्बोनेट को CO2 के इन्वायरमेंट में रखना पड़ता है। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग कैटायनिक साइज, लिख कर तो पता है हमें। यहाँ पे सल्फेट की बहुत अच्छा एग्जांपल है कि स्टेबल टू हीट है, कभी भी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं देगा। फर्स्ट डे के भी सल्फेट स्टेबल थे, इनके भी सल्फेट स्टेबल हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ये लिख रखा है कि BeSO4 MgSO4 आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है। तो Be और MgR के सॉल्युबल अच्छे खास सॉल्युबल हैं, और उसके बाद द ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Be+2 एंड Mg+2 ओवरकम लैटिस एनर्जी। देखो लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर रहे हैं, इसीलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है लैटिस एनर्जी से, इसलिए ये सॉल्युबल है। अब नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट की हीटिंग पे हमें ऑक्साइड मिलेगा और NO2 गैस मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा अभी जब हमने वहाँ पढ़ा था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, अभी जब हमने वहाँ पढ़ा था लिथियम नाइट्रेट में, वो भी क्या कर रहा था, LiO दे रहा था और NO2 दे रहा था, तो दिस इज जस्ट लाइक दैट। और यहाँ पे अलग से इन्होंने लिख रखा है मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइज विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब हम आ जाएँ इसके आगे, तो इन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। वाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ है कि लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो ज़्यादा ओवरकम कर लेगा सॉल्युबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग होती जाएगी डाउन द ग्रुप। एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर डोमिनेट करेगी लैटिस एनर्जी पे तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी सॉल्युबिलिटी, अगर लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगी हाइड्रेशन एंथैल्पी पे डाउन द ग्रुप तो फिर डिक्रीज होगी। तो वही चीज़ लिख रखा है, मैंने अलग से लिखा है कि कार्बोनेट, क्लोरेट, क्रोमेट और सल्फेट की डिक्रीज़ करेगी, बाकी सब कंपाउंड्स की इंक्रीज़ करेगी। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छी सी है तकरीर से ना। एनोमलस बिहेवियर ऑफ, अगर हम बेरिलियम पढ़ें तो एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है, small atomic and ionic size that do not compare with other members of the group because of high ionization enthalpy and smaller size। और उसके बाद लार्जली कोवेलेंट हैं और ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। देखो कोवेलेंट करेक्टर का यही होता है कि मतलब हाइड्रोलिसिस उसी की होगी जो इसका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, या कह सकते हैं मतलब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4 देन इट्स वैलेंस, क्योंकि उनके पास ही 4 ऑर्बिटल हैं, तो वो अपना जो आपने उसमें पढ़ा होगा ना केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें दे रखा होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6 बाई मेकिंग यूज ऑफ d ऑर्बिटल, राइट। तो अब ये नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास नहीं है, बाकी के लोग कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम अनलाइक हाइड्रोक्साइड ऑफ अदर कंपाउंड्स और एम्फोटेरिक इन नेचर। वही अभी मैंने बताया, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरिलियम ऑक्साइड बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पे डायगोनल रिलेशनशिप में। देखो अब सिमिलैरिटीज देखना, बहुत अच्छी सिमिलैरिटी का वजह है ये चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो दोनों का सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है कह सकते हैं, इसलिए ये सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। लाइक एल्यूमिनियम बेरिलियम इज नॉट रेडिली अटैक्ड बाय एसिड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। अभी मैंने बताया था एल्यूमिनियम में भी ऑक्साइड फिल्म बन जाती है। अब एल्कली से रिएक्ट करके बेरिलेट आयन बनाता है जस्ट लाइक एल्यूमिनेट आयन, ये देखो मैंने पहले बता दिया तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब वेपर फेज में इन्होंने डाइमर बना रखा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड भी डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दोनों यूज़ होते हैं।
अच्छा पॉइंट है, राइट। अब इसके बाद ये वाला पॉइंट लिख रखा है कि इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है। ये अगर यार कॉम्प्लेक्स याद कर लोगे अच्छी बात है, क्योंकि देखो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 को अटैच कराएगा और इसका एक्सपैंडेबल है तो वो 6 को करा रहा है, ठीक है। अब हम अगर हम सबके कंपाउंड्स पढ़ें तो क्विकलाइम को जल्दी जल्दी हम फिनिश करते हैं। क्विकलाइम इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इनके नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ के आए ना, MgOH का होल्ड वाइज क्विकलाइम ये है। अभी ये आएंगे आपके लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम, तो ये सारे स्लेक्ट लाइम तो इंपॉर्टेंट है सारे। अब देखो बनाते कैसे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड CO2 बनता है। ये इतनी जनरल रिएक्शन है यार, ये आपको बहुत जगह मिलेंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे क्या बनेगा, ठीक है। और उसके बाद वाइट अमॉर्फस सॉलिड है, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 एंड मॉइस्चर वाटर। तो वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, COH का होल्ड वाइज, ये याद रखना है आपको। ये भी रिएक्शन आपको याद रखनी है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेटलर्जी में भी अगेन एंड अगेन मिलती हैं जब आप स्लैग वगैरह बनाते हैं, राइट। तो कैल्शियम ऑक्साइड CO2 रिएक्ट करेगा CaCO3। एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स द लंप ऑफ लाइम, दिस प्रोसेस कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। अब हम स्लेक्ड लाइम बना रहे हैं, तो क्विक लाइम स्लेक्ड विथ सोडा गिव्स सॉलिड सोडा लाइम, ठीक है। ये छोड़ो, ये वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम एसिडिक, ये देखो क्योंकि बेसिक इन नेचर है और ये एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट करके ये देखो स्लैग बनाता है। ये मेटलर्जी में पढ़ेंगे, मैनी मोर प्लेसेस पे आती है ये रिएक्शन, तो याद कर लेना। और ये भी याद कर लो, अच्छी बात है। और प्राइमरी मटेरियल है सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम, तो हमने अभी पढ़ रखा है ये सब चीज़ें, और कुछ खास नहीं। अब हम आ जाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू क्विकलाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर से रिएक्ट करा देंगे। ये देखो वाटर से रिएक्ट कराया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, इससे बनाते हैं, वही चीज़ लिखी है। वाइट अमॉर्फस पाउडर है, स्पेरिंगली सॉल्युबल एक्वस सॉल्यूशन जो नीचे है, देखो जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड के पाउडर को वाटर से मिलाएंगे तो जो नीचे वाला सोल्यूशन है वो ज़्यादा एक्वस टाइप का लगेगा, उसको हम लाइम वाटर बोलेंगे। और ऊपर थोड़ा मिल्की सा सोल्यूशन बनेगा, उसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। तो जो मिल्की सोल्यूशन है, सस्पेंशन जिसे बोलते हैं वो, तो सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। दोनों का फॉर्मूला यही है ऑब्वियसली, वो बस कंसिस्टेंसी में डिफरेंस है, राइट। तो लाइम वाटर नीचे वाला और ऊपर का जो सस्पेंशन है वो मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है, याद रखना। और अब देखो CO2 से रिएक्शन कराएंगे इसकी स्लेक्ड लाइम की, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, याद रखना। ऑन पासिंग ऑफ एक्सेस CO2 द प्रेसिपिटेट डिजॉल्व टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगेन हम CO2 कर देंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, ये भी आपको याद रखना है। और क्लोरीन गैस पास कराएंगे स्लेक्ड लाइम में तो हमें ब्लीचिंग पाउडर का एक कंपोनेंट मिलेगा, ये दिस होल इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। यूजेस क्या है, मोर्टार बिल्डिंग मटेरियल वगैरह बनाने में ज़्यादातर कैल्शियम के, इट इज़ यूज इन डिसइंफेक्टेंट नेचर, और साथ ही साथ ये एंटासिड भी है, ठीक है। सॉरी ये एंटासिड नहीं है, एंटासिड नीचे आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ये मैंने लिख रखा है, अभी हम पीछे पढ़ के आए थे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड था, कैल्शियम कार्बोनेट भी एंटासिड है, आगे पढ़ लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट पे आ जाएं तो कर्ज इन नेचर लाइमस्टोन मार्बल चॉक के फॉर्म में मिलता है हमें। कैल्शियम बनाते कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से करा दें रिएक्शन तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलेगा। और या फिर CaCl2 की रिएक्शन Na2CO3 से बनाते तो ये बनेगा। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी अवॉइडेड सिंस द लीड्स ऑफ दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ये बन जाएगा, ये वही वो कह रहे हैं। अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो एक्सेस ऑफ CO2 बचानी है, एक्सेस ऑफ CO2 क्या बना लेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा, तो वही। वाइट फ्लफी पाउडर है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। व्हेन हीटेड टू, ये भी ठीक है, ये हमें पता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो क्विक लाइम और CO2 बनेगा। ये क्विक लाइम बनाने का मेथड था, राइट, अभी हमने पढ़ा है। और ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये जनरल रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक्स नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद मैग्नीशियम कार्बोनेट यूजेस फ्लक्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एस आयरन को, एंटासिड ये देखो यहाँ लिख रखा है, तो ये यूज़ हो गया, आपको इतना याद हो गया। अब हम आ जाते हैं कैल्शियम सल्फेट, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.2H2O। ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, किसको, जिप्सम को हीट करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। और ये तो पुरानी रिएक्शन लिख रखी है कि इन्होंने जब हम वॉशिंग सोडा बनाते थे तो मोनोहाइड्रेट को जब हीट करते थे 373 केल्विन पे तो Na2CO3 एनहाइड्रस सोडा ऐश मिलता था, ये जस्ट रिलेशन के लिए यहाँ पे। और अब उसके बाद CaSO4 जब कब बन जाता है, अबव 393 केल्विन पे जब हम हीट करते हैं तो कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं बनता है, प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो वाटर है वो भी नहीं बचता है, तब हम इसको डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं। डेड बर्न प्लास्टर का फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4, बस। अब अगर आप ऐसे ही किसी ने पूछ लिया डेड बर्न प्लास्टर, तब आप सोचोगे क्या होता है, बल्कि जबकि ये CaSO4 ही होता है, राइट। अब आ जाता है, ठीक है, यूजेस पे वही प्लास्टर्स, और जब
कोई बॉडी का पार्ट टूट जाता है तो डॉक्टर्स उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें काम आता है थोड़ा बहुत। यहाँ पे सीमेंट का देखो ये रेशो दे रखा है कि जो एवरेज कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है 50-60%, उसके बाद सिलिका होता है 20-25%, एल्यूमिना होता है 5-10% और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है 2-3%। बस इतना याद रख लो, बहुत ज़्यादा नहीं। रॉ मटेरियल ऑफ ये क्या दे रखा है, सीमेंट, लाइमस्टोन एंड क्ले, सीमेंट क्लिंकर, पोर्टलैंड सीमेंट। पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि यहाँ से क्या ही पूछेगा वो। और यहाँ पे भी थोड़े से दे रखे हैं गुड क्वालिटी ऑफ, आई थिंक ये दे रखा है इन्होंने। दिस इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन पोर्टलैंड सीमेंट आर डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, इतना याद रख लेना, एंड 50% एंड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। डाइकैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, 3 चीज़ें। सेटिंग ऑफ सीमेंट यूज़ दे रखे हैं, वही सब रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, RRC वगैरह। और यूजेस हमें पता है कैल्शियम का कितना, ब्लड क्लॉटिंग से लेके कहाँ कहाँ नहीं यूज़ होता है। बोन्स एंड टीथ में 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ, तो सब जगह ऑलमोस्ट बहुत सारे हार्मोन्स रेगुलेशन में कैल्शियम काम आता है, तो वो सब आप पता है आपको। तो ये हो गया आपका सेकेंड डे ख़त्म। अब क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट्स कर सकते हो कोई डाउट वाउट हो तो, और उसके बाद शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं हो तो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उस पर मैं बायोलॉजी के क्विजेस करा रही हूँ, ठीक है। बाय।